जो वर्ष 2023 है वो जो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है वर्ष, वर्तमान वर्ष जो है उसमें हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं। इंटरनेशनल का मतलब ये है कि पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, अंतरराष्ट्रीय मिलेट दिवस। तो आज हम इसी मिलेट पे थोड़ी चर्चा करते हैं। मिलेट दरअसल क्या होता है? मिलेट उन्हें कहते हैं, उन फसलों को कहते हैं मोटे अनाजों को, जिनको बोलते हैं मोटे अनाज। इसमें हमारा ज्वार, बाजरा, मंडुआ, चीना, कोदो, सांवा, ये सारी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष, ये इसको मनाने का प्रस्ताव जो था वो भारत के तरफ से ही रखा गया और कहीं ना कहीं भारत के प्रयास से उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी को ध्यान में रखते हुए 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है। भारत के लिए मोटे अनाजों की उपयोगिता, ये हमारा टॉपिक है। क्या है? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा में मोटे अनाजों का विशेष महत्व है। कृषि और खाद्य सुरक्षा, अभी हाल ही में जो स्कूलों में मिड डे मील बन रहा है उसमें भी सरकार ने बात की कि उसमें भी मोटे अनाज को शामिल किया जाएगा ताकि उसकी पौष्टिकता, गुणवत्ता और अच्छी हो सके। क्योंकि जो मोटे अनाज हमारे वो हमारे जो जनरली जो धान और गेहूं, धान से जो चावल और गेहूं से जो बना हुआ जो भोजन खाते हैं उसकी अपेक्षा वो मोटे अनाज ज्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, उनकी पौष्टिकता ज्यादा है, उसमें विटामिन ज्यादा, उनमें मिनरल्स ज्यादा हैं। तो क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र की बैठक जो 2021 में हुई थी उसमें भारत ने 72 देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर या मिलेट के रूप में घोषित किया जाए, उसे मनाया जाए अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में। और 72 देशों के सहयोग से उसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और उसका परिणाम हमारे सामने है। इसमें अगर हम बात करें कि जो मोटे अनाज है उसकी भारत के लिए क्या, उनके लिए लाभदायक क्या, जनरली क्या लाभ है, भारत के लिए उसके क्या लाभ है, तो जनरली लाभ, सबसे पहला बात तो ये न्यूट्रिटिव बता दिया। न्यूट्रिटिव ये इसका पोषण स्तर जो वो बहुत हाई है अन्य जो धान और गेहूं खा रहे हैं उसकी अपेक्षा। फसल में उच्च ताप सहने की क्षमता होती है, 46 डिग्री सेल्सियस तक इसकी फसल तापमान को सहन कर सकती है। यानी हाई टेम्परेचर पर जहाँ पे शुष्क मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे भी ये फसलें उगाई जा सकती हैं। दूसरी बात ये है तीसरी बात ये है कि इनकी फसलों को पानी की आवश्यकता बहुत कमी होती है। जितने भी मोटे अनाज की फसलें हैं उनके लिए हम इस तरह से हम पानी की बचत भी कर सकते हैं। उधर से हमारा पौष्टिकता बढ़ रही है और इधर से हमारा वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, तो हम पानी की बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि इन फसलों के लिए पानी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी खेती दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्रों में जैसे सूडान, नाइजीरिया, अर्जेंटीना, अमेरिका में भी होती है, चीन में भी होती है। लेकिन इन सब में हमारे भारत का हिस्सा जो है 41%, 41% टोटल मोटे अनाजों में भारत का हिस्सा 41%। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भारत के लिए मोटा अनाज कितना महत्वपूर्ण, मोटे अनाजों की फसलें कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसके बाद मोटे अनाज का उत्पादन 2021-22 जो निकल गया वर्ष, उसमें 27% बढ़कर 1.592 करोड़ मीट्रिक टन हो गया हमारे भारत का। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हम उसमें से केवल 1% ही हम एक्सपोर्ट कर पाए। इसका मतलब है कि इसको एक्सपोर्ट की जो परसेंटेज है, जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस पे प्रयास करने की जरूरत है और हमारी जो सरकार है वो इसमें प्रयासरत है और इसमें सफलता हासिल होगी।
और उसी प्रयास को मद्देनजर रखते हुए जो G20 की जो बैठक हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, G20 की जो मीट हो रही है हमारे उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हो रही है। इसमें बनारस में हो रही है, लखनऊ में हो रही है, आगरा में हो रही है और गाजियाबाद ग्रेटर नोएडा में हो रही है। तो चारों शहरों में जो मीटिंग हो रही है तो उसमें भारत ने G20 समूह देशों के समक्ष काय का प्रस्ताव रखा, इंटरनेशनल मिलेट इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस के गठन का प्रस्ताव रखा कि भाई एक संस्था ऐसी गठित करी जाए जो इनिशिएटिव के रूप में काम करे और उसमें रिसर्च, मोटे अनाजों में रिसर्च और उसके बारे में जागरूकता फैलाए लोगों के प्रति। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय पर एक ऐसा मतलब संगठन या इस तरह से एक संस्था गठित करी जाए जो इस बात पे अमल करे। अगर हम बात करें तो पौष्टिकता की बात करें तो इसमें विटामिन, अन्य सीरियल्स जो होते हैं उनकी अपेक्षा इन मोटे अनाजों में ज्यादा होते हैं, मिनरल भी ज्यादा होते हैं। सबसे बड़ी बात क्रूड फाइबर जिसको हम पौष्टिक दृष्टि से, इसमें ग्लूकोज 65 से 75% यानी जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो, ग्लूकोज तो इसका मतलब जो स्टार्च होता है उसी को कहेंगे, ग्लूकोज कहना ठीक नहीं हुआ। स्टार्च जो होता है वो 65 से 75% होता है। प्रोटीन 5.6 से 12% तक प्रोटीन होती है। उसके बाद फैट 2 से 5% तक फैट होता है। फाइबर हमारा 15 से 20% होता है। कौन सा वाला फाइबर? क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर होता है 15 से 20%। क्रूड फाइबर जो डाइटरी फाइबर होता है उसका हिस्सा वो हिस्सा होता है जो इंसॉल्युबल होता है, जो इंसॉल्युबल होता है, घुलनशील नहीं होता है, उसे हम क्रूड फाइबर कहते हैं। वो इसमें 15 से 20% पाया जाता है। मिनरल्स हमारे इसमें 2.5 से 3.5% पाए जाते हैं। तो ये हमारे मोटे अनाजों का महत्व है। और